तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें मगरमच्छ हार भी गया, नर हुँ। मगरमच्छ। मगरमच्छ में क्या वो क्षमता नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को एक अच्छा भरोसा दे सकता और अपने मित्र के साथ अन्याय ना करता? बिल्कुल सही आपने कहा है कि वास्तव में अंधभक्ति जो होती है, उससे कार्य नहीं चलेगा, राइट। उससे जीवन नहीं चलेगा। जीवन को जब हमें जीना है, तो नवीन जी, हमें मूर्ख बनकर भी नहीं जीना है और मूर्ख बनाकर भी नहीं जीना है। भरोसा और धोखा, इस कहानी से रिश्तों के बारे में क्या सीख मिलती है? आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भरोसा और धोखा, ये दोनों ही चीजें। अगर आप मगरमच्छ होते, तो बंदर का भरोसा जीतने के लिए आप क्या अलग करते? आज देखा जाए तो मगरमच्छ जो है कितनियों से हंसी का पात्र बन गया ना, और बंदर जो है वो अपने चतुराई के लिए जाना जाता है, लेकिन मगरमच्छ जो है आज भी अपने धोखे के लिए ही जाना जाता है। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुई है संध्या गुप्ता जी। संध्या गुप्ता जी हमारे प्लेटफॉर्म में रिपीट गेस्ट है, और हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं संध्या गुप्ता जी के साथ। तो संध्या जी, बोलिए, आज क्या बात करेंगे हम? जैसा कि हमने पिछली बार नवीन जी बात की थी कि मैंने पंचतंत्र की कहानियों पर बहुत काम किया है और करीब-करीब 27 से लेकर 30 कहानियों को अपनी आवाज़ भी दी है। हम्म। जब उन कहानियों को आवाज़ दी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज हम बात अगर करेंगे तो पंचतंत्र की कहानियों पर करेंगे, जो कहानियाँ उस समय भी प्रासंगिक थी और हम्म। आज भी वो कहानियाँ प्रासंगिक हैं। आज भी राइट। उन कहानियों की उतनी ही ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत उन कहानियों की उस शताब्दी में थी। क्योंकि मनुष्य जो है, उसका मूलभूत स्वभाव कभी बदला नहीं है और ना ही आने वाली पीढ़ियों तक बदलेगा। और ये चर्चा हमने पिछली बार में अधूरी छोड़ दी थी। कहीं न कहीं आपसे एक वादा करके गई थी कि हाँ, अगली बार हम मिलेंगे तो कविताओं पर नहीं, पंचतंत्र की कहानियों पर हम मिलेंगे। अमेजिंग। और पंचतंत्र के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दीजिए आप, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। और पंचतंत्र तो मुझे लगता है टाइमलेस विजडम है, कभी भी रेलेवेंट होता है। जी, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। जब पंचतंत्र की हम बात करते हैं तो इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि पंचतंत्र की कहानियाँ कोई ऐसे ही नहीं लिखी गई थी। इन हम्म। कहानियों के पीछे भी एक ज़रूरत थी, एक आवश्यकता थी। एक राजा थे दक्षिण भारत के, जिनका नाम अमर कीर्ति था। तो उन राजा के 3 पुत्र थे। अब इतिहास में तो कहा है कि वो शायद अल्पबुद्धि थे, अच्छा। लेकिन राजकार्य के लिए तो बहुत ज़रूरत होती है कि बुद्धि हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि राजकार्य जब हमें देना होता है, और पहले तो राजतंत्र था, उस बौद्धिकता को और शासन चलाने की जो प्रणाली थी, उसको राजा अपने पुत्रों को के साथ ही साझा करेगा, उन पुत्रों को ही समर्पित करेगा, वो विरासत को आगे ले जाएँगे। लेकिन राजा को कहीं न कहीं ये संदेह था कि मेरे पुत्रों में, तीनों पुत्रों में उस तरीके की योग्यता, उस तरीके की दक्षता नहीं है अच्छा। कि इन तीनों पुत्रों को मैं राजकार्य सौंपूँ, तो कैसे सौंपूँ? तो हम्म। उन्होंने सोचा क्यों ना एक शिक्षक की नियुक्ति की जाए, और इस शिक्षक जो थे वो विष्णु शर्मा थे, अच्छा। जिन्होंने ये पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हैं। तो
राजा को वचन दिया कि 6 महीने के अंदर मैं आपके पुत्रों को दक्ष कर दूंगा और आपके पुत्रों को मैं ज्ञान दूंगा। लेकिन ये ज्ञान जो था, जो ये शिक्षा थी, ये नवीन जी केवल साक्षर बनाने की नहीं थी, केवल हम्म, शब्द ज्ञान की शिक्षा नहीं थी। ये शिक्षा जो थी, ऐसी शिक्षा थी जो दूरदर्शिता से वो राज्य कार्य को अनुशासन के साथ शासन को चला सकें। ये शिक्षा जो थी लोक की होनी चाहिए थी, लोक व्यवहार की होनी चाहिए थी, लोक नीति की होनी चाहिए थी और लोक आचरण की होनी चाहिए थी। ये विष्णु शर्मा ने जब ये शिक्षा देनी शुरू की, तो देखा कि राजा के तीनों पुत्र, जहाँ तक इतिहास में उनके नाम मालूम होते हैं, तो वो नाम है भाऊ, उग्र और अनंत। अच्छा। तो उन्होंने जब ये शिक्षा दी, तो उन्हें लगा कि कहीं न कहीं इनकी एकाग्र चित्तता, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। उन राजकुमारों में उसका अभाव है। वो उनमें कहीं न कहीं चंचलता की प्रवृत्ति है। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे कि अच्छा। कैसे इनको शिक्षा दी जाए इन राजकुमारों को, क्योंकि ये तो एकाग्रचित्त ही नहीं हो पाते और शायद हो सकता है कि शिक्षक होने के नाते उनका जो एक तरीका होगा शिक्षा देने का, वो गंभीर भी हो सकता है, ये हमारा अनुमान है। हम्म। लेकिन उन्होंने एक युक्ति लगाई। उन्होंने सोचा कि इन तीनों को शिक्षा तो देनी है, ये मेरा हम्म। धर्म भी है और लोकहित आवश्यक भी है। तो उन्होंने पशु और पक्षियों के माध्यम से उनको शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। उसके तहत ये कहानियां लिखी गई हैं और पंचतंत्र इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस के, के 5 भागों में इसको विभाजित किया है और तंत्र मतलब एक युक्ति जिसे अच्छा। लगाया गया था उन बच्चों को, उन राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। तो इतिहास के का अगर हम अध्ययन करें कि पंचतंत्र कैसे आया, क्यों आया, तो इतिहास में ऐसा मालूम पड़ता है। बाकी तो इसकी बिल्कुल एक जिसे कहें कि निश्चित अवधि का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो मालूम है कि ये बहुत पुरानी कहानियाँ हम्म। हैं और नवीन जी हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि देखिए हमारे पास हम कितने लोगों के गुलाम रहे, कितने हम्म। अधीन रहे हम, लेकिन हमारी पंचतंत्र की कहानियों को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाया, उस पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया, उस पर कभी किसी ने निशाना नहीं साधा। वो कहानियां जो हैं उस वक्त भी जीवित थी और आज भी जीवित हैं। आप भी मेरी हम्म। इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। सही है। अभी भी बहुत पॉपुलर है। बच्चों पढ़ते हैं पंचतंत्र कहानी, नहीं तो सुनते हैं, नहीं तो देखते हैं यूट्यूब में। और हमें इसके पहले बताया ना, लाइक इट इज अ टाइमलेस विजडम, और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ये कहानियों से। आप कौन सा कहानी सुनेंगे आज? आज ऐसा करते हैं, मेरी आवाज में एक कहानी है बंदर और मगरमच्छ की, तो क्यों ना आज उसी कहानी को सुना जाए। और उस कहानी का आज हम ऐसा करेंगे नवीन जी कि हम उसका विश्लेषण भी करेंगे और कहीं ना कहीं उसकी हम विवेचना भी करेंगे कि आज के युग में, आज हम्म। के कालखंड में, आज के समय में उस कहानी के माध्यम से वास्तव में हम क्या सीख सकते हैं। राइट, राइट। तो दोस्तों, अभी सुन लीजिए ये पंचतंत्र का सीरीज में एक कहानी, पहला कहानी, बंदर और मगरमच्छ। प्राचीन कहानी से आधुनिक सीख क्या मिलेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त संध्या गुप्ता और आपके लिए लेकर आई हूं पंचतंत्र की कहानी। शीर्षक है बुद्धिमान बंदर और मगरमच्छ। दोस्तों, एक नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर बड़ी मौज और मस्ती के साथ आराम से रहा करता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। बंदर मगरमच्छ के लिए पेड़ से तोड़ तोड़ कर जामुन नीचे फेंक दिया करता था, जिससे मगरमच्छ और बंदर के बीच बड़ी गहरी मित्रता
हो गई। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर के द्वारा दिए गए मीठे रसीले जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। मीठे रसीले जामुन का स्वाद चखते ही मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा, इतने मीठे मीठे जामुन तुम कहाँ से लाए हो? तभी मगरमच्छ ने उत्तर दिया, यह जामुन तो मुझे मेरे मित्र बंदर ने दिए हैं। मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, ये जामुन इतने मीठे हैं, तो फिर जो बंदर इन्हें खाता होगा उसका कलेजा भला कितना मीठा होगा? मगरमच्छ सख्ती में आ गया। मगरमच्छ ने कहा, प्रिय, मैं कुछ समझा नहीं, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मगरमच्छ की पत्नी ने बड़े इत्मीनान से कहा, स्वामी, मैं और कुछ कहना नहीं चाहती, बस मुझे तो आपके मित्र बंदर का कलेजा चाहिए। इसके बाद मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाने की तमाम कोशिश की, परंतु पत्नी तो समझने को तैयार नहीं। वह तो बंदर का कलेजा खाने के लिए जिद पर अड़ गई। आखिर में मगरमच्छ विवश होकर अपनी पत्नी की बात मानने के लिए तैयार हो गया और बंदर को फंसाने के लिए उपाय सोचने लगा। अगले दिन जब मगरमच्छ जामुन के पेड़ के समीप पहुंचा तो उसने बंदर से कहा, प्रिय मित्र, तुम हमें प्रतिदिन इतने मीठे जामुन देते हो। कल मैंने जब ये जामुन अपनी पत्नी को खिलाए तो वह खाकर अति प्रसन्न हुई और वह तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हें भोजन पर आमंत्रित किया है। बंदर को यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने अपने मित्र मगरमच्छ से कहा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, परंतु मित्र, समस्या यह है, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा? इसके जवाब में मगरमच्छ ने कहा, बस इतनी सी बात को लेकर तुम चिंतित हो मित्र? अरे, तुम मेरी पीठ पर बैठकर हमारे घर चल सकते हो। मगरमच्छ की यह बात सुनकर बंदर भी खुश हो गया और मगरमच्छ की पत्नी से मिलने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। नदी में थोड़ी दूरी तय करने के बाद मगरमच्छ के मन में विचार आया, क्यों ना बंदर को अब सारी बात बता दी जाए। अब तो बंदर नदी में भाग भी नहीं सकता। मगरमच्छ ने अपने मित्र बंदर को सारी बात बता दी। सच्चाई जानते ही बंदर को बहुत अधिक दुख हुआ। उसने अपने मन में विचार किया कि जिसे वह अपना सबसे घनिष्ठ मित्र समझता है, वही मित्र उसे मारने के लिए धोखे से उसे अपने घर ले जा रहा है। लेकिन बंदर ने अपने क्रोध और कष्ट को छुपाए रखा। वह मगरमच्छ से बड़ी खुशी के साथ बोला, अरे मित्र, बस इतनी सी बात, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर संभाल के रखता हूँ। यदि मैं अपने साथ अपना कलेजा ऐसे ही लेकर घूमता रहा तो उसे कभी कोई छीन ना लेगा। चलो, अब मुझे मेरे घर जामुन के पेड़ के पास ले चलो, तभी तो मैं तुम्हें अपना कलेजा दे सकूंगा। बंदर की यह बात सुनकर मगरमच्छ प्रसन्न हुआ और मगरमच्छ बंदर के घर की ओर के लिए मुड़ गया। मगरमच्छ के जामुन के पेड़ के पास पहुंचते ही बंदर ने मगरमच्छ की पीठ से तेजी से पेड़ की ओर छलांग मारी और पेड़ पर पहुंचते ही उसने मगरमच्छ को फटकार लगाई। मूर्ख, भला कोई अपना कलेजा संभाल के रखता है क्या? कलेजे के बिना कोई जीवित रह सकता है? चल, तूने मुझे धोखा दिया। आज से हम दोनों की मित्रता यहीं समाप्त हुई। बंदर को बहुत क्रोध आया। मगरमच्छ की मूर्खता और बंदर की चतुराई से बंदर की जान बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थ की वजह से हम अपने अच्छे मित्रों को खोकर अपना नुकसान कर बैठते हैं और आपदा के समय हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए, बल्कि सूझबूझ रखते हुए विपत्ति का सामना कर स्वयं को मुसीबत से बचा लेना चाहिए। ओके, तो और अब तो हम कहानी सुन लिया, वो तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया आपने। इट इज सच ए ब्यूटीफुल वॉइस मॉड्यूलेशन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो सुन के। और संध्या जी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा वो कहानी के बारे में, और ताकि पीपल कैन रिलेट टू
टुडेज कम्युनिटी और उन वो विजडम को अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? तो मेरा पहला सवाल है कि ये बंदर मगरमच्छ की कहानी का असली असली संदेश क्या है और आज के समय में यह क्यों जरूरी है? अच्छा, पहले अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये वाली कहानी ऐसी है कि जिससे हमारी पुरानी पीढ़ियों ने भी पढ़ा है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस कहानी को पढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में इसका संदेश क्या है? इसका संदेश है कि हम कि जब ट्रस्ट करते हैं ना लोगों को, हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है और हम हमेशा एक्टिव रहना, सोचना, किसी के बारे में कुछ डिसीजन लेने के पहले हम उनको ब्लाइंडली उनको नहीं या उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। दैट इज माय मेन टेक अवे। बिल्कुल सही आपने कहा है कि वास्तव में अंधभक्ति जो होती है, उससे कार्य नहीं चलेगा, राइट। उससे जीवन नहीं चलेगा। जीवन को जब हमें जीना है, तो नवीन जी, हमें मूर्ख बनकर भी नहीं जीना है और मूर्ख बनाकर भी नहीं जीना है। हमें बहुत संतुलित तरीके से जीवन को जीना है। हम्म। हाँ, एक एक बार विवेकानंद ने भी कहा है कि ईश्वर ने आपको जो आँख, कान और नाक, मुँह दिया है, वो एक ही व्यक्ति को तो नहीं दिया, आपको भी दिया है। राइट। तो वो विवेक जो है और जो क्षमताएँ हैं, वो आपके अनुसार होनी चाहिए। आपको उनको हमेशा सचेत रखना है। हम्म। तो आपने कहा कि केवल विश्वास के आधार पर ही हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कि हमने किसी पर अति विश्वास भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल विश्वास कर लिया जाए। अति विश्वास भी नहीं है और बिल्कुल विश्वास ना करें, उससे भी जीवन नहीं चलेगा। तो जीवन के अंदर एक संतुलन बनाकर चलना है। इस इस कहानी में देखिए 3 पात्र हैं, हम्म। मादा मगरमच्छ, नर मगरमच्छ और बंदर। हम्म। और फिर इस कहानी के अंदर कुछ पात्र ऐसे हैं जो दिखने में आपको शांत लगते हैं, लेकिन जिनकी अपनी प्रकृति भी है और अपनी प्रवृत्ति भी है। और वो पात्र कौन से हैं? वो पात्र हैं नदी, नदी किनारे। तो वो नदी एक किनारे। स्वर आपको सुनाई दे कि बंदर की प्रवृत्ति थी, उस पेड़ दिखाया है एक, उस हम्म। पेड़ के ऊपर रहता था। और जो नदी दिखाई है, वो मगरमच्छ की एक प्रवृत्ति और प्रकृति थी कि वो उसके अंदर रहता है, और बंदर की प्रवृत्ति और प्रकृति थी कि वो उस पेड़ के साथ ऊपर उस पे उछल-कूद करता है। एक और है इसमें, जामुन का वो पेड़, जो अगर देखा जाए तो बहुत ही असली किरदार बन गया। उन जामुन ने, उस मीठे-मीठे फल ने ही म मगरमच्छ को कहीं न कहीं धोखा देने पर विवश कर दिया, और बंदर को उस जामुन के पेड़ ने कहीं न कहीं, उस जामुनों ने बंदर को कहीं न कहीं, जिसे कहेंगे ना, परेशानी में डाल दिया। राइट। उस जामुनों की मिठास, तो वो भी एक कहानी से सीखने वाली बात है कि सारे किरदार जो हैं, सारे पात्र जो हैं, वो इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो प्रकृति हो और चाहे वो नर मादा मगरमच्छ और बंदर की प्रवृत्ति हो। सारे हम्म। किरदारों की अपनी-अपनी भूमिका है और सारे किरदार हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। राइट। जी। राइट। और आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हमें कैसे सिखाती है कि दिमाग ताकत से बड़ा हथियार है? जी। अ, हाँ, नवीन जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि वास्तव में दिमाग जो है ताकत से बड़ा है। आप राइट। देखिए, कभी ऐसा हुआ है क्या? किसी ने छल और बल से, ना छल से आप दुनिया को जीत सकते हैं, ना बल से आप दुनिया को जीत सकते हैं। आप अगर दुनिया को जीत सकते हैं, तो वो जीत सकते हैं अपने चातुर्य से, अपनी होशियारी से, अपनी दक्षता से, अपने त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से। अगर बल की बात होती, तो नवीन जी एक बात मेरे दिमाग में आ रही है
कि बल तो उस राजा के पास कम होगा ही नहीं। जिस जब अमरकीर्ति की हम बात करते हैं, जिनके पुत्रों के लिए ये कहानियाँ रची गई हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो बल तो उन राजा के पास होगा। वो बहुत बलशाली थे क्योंकि उनके पास तो पूरी सेना होगी, तो कहाँ ज़रूरत पड़ रही थी कि इस तरीके की शिक्षा देने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो बिल्कुल सही बात है कि हम बल से जो है, ताकत से, और मैं तो साथ में कहूँगी कि छल से भी, ना हम बल से जीत सकते हैं, ना हम छल से जीत सकते हैं। हम अगर समाज को, दुनिया को, खुद को, अपने आप को जीत सकते हैं, तो हम जीत सकते हैं अपने चातुर्य से, अपनी अच्छा, कुशलता से। राइट, राइट, अमेज़िंग। चतुराई जिसे हम कहते हैं ना, चतुराई। चतुराई, हाँ, राइट, राइट। और भरोसा और धोखा, इस कहानी से रिश्तों के बारे में क्या सीख मिलती है? आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भरोसा और धोखा, ये दोनों ही चीज़ें समानांतर ही चल रही हैं। आप देखते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में नवीन जी, अगर मैं बात बताऊँ तो जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, तो वो कैसे होता है? भरोसे में लेकर ही धोखा दिया जाता है। सही है। हुँ, आपने ये बात नोट की होगी, जितने भी साइबर क्राइम अभी चल रहे हैं, उनमें क्या है? पहले भरोसा और बाद उसके में बाद धोखा। धोखा। लेकिन हमें कैसा बनना है? हमें फिर वही कि अपने आप को बिल्कुल सजग रखना है। लेकिन इसके साथ-साथ नवीन जी, एक बात और मुझे समझ में आ रही है। हुँ, हुँ, एक दुविधा, मगरमच्छ ने जब मादा मगरमच्छ को, जैसा कि अभी हमने कहानी सुनी भी, हुँ, हुँ, समझाने की तमाम कोशिश की, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इसमें मगरमच्छ हार भी गया, नर हुँ, मगरमच्छ। मगरमच्छ में क्या वो क्षमता नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को एक अच्छा भरोसा दे सकता और अपने मित्र के साथ अन्याय ना करता? तो उसकी जो दुविधा थी और उसके निर्णय लेने की क्षमता में कमी थी, और कहीं न कहीं मैं तो ये भी कहूँगी कि उसकी प्रबंधन क्षमता में भी कमी थी। उसको मैनेजमेंट जिसे कहते हैं ना हम, उसका गुर नहीं आया था उसको। वो क्षमता उसके अंदर विकसित नहीं हुई थी। नहीं तो हुँ, वो कहीं न कहीं अपनी पत्नी को इस तरीके से आश्वस्त कर सकता था कि मित्र को इस तरीके से धोखा ना दिया जाए। हुँ, तो वो कलेजे की बात ना करता, मीठे जामुनों की बात करता केवल, वहीं तक सीमित रहता। राइट, राइट। और ये अगर बंदर चतुराई और फुर्ती का प्रतीक है और मगरमच्छ ताकत और लालच का, तो ये गुण आज के लीडरशिप में कैसे दिखते हैं? देखिए, मगरमच्छ की तरीके से चलेंगे, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप ही नहीं चलेगी नवीन जी। हुँ, हुँ, सही बोला आपने। लीडरशिप तो चलेगी बंदर की तरह। और देखिए, एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं आपको, ये हुँ, हम हुँ, आज के काल से नहीं, रामायण के काल से आप देखिए, अच्छा। जहाँ कब मगरमच्छ का ब्यौरा नहीं दिया गया है, जहाँ बंदरों ने और रीछों ने मिलकर ही, हुँ, जब हुँ, रामचंद्र जी के प्रति उनकी अगाध भक्ति थी और लंका पर विजय प्राप्त करने के आए की बारी आई थी, तो समुद्र तो जब भी थे, मगरमच्छ जब भी थे, लेकिन कहीं भी मगरमच्छ का ब्यौरा नहीं है। अगर ब्यौरा है रामायण, रामचरितमानस, उसमें तो किसका है? बंदरों की सूझबूझ, बंदरों हुँ, की चंचलता, बंदरों की फुर्ती, बंदरों की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, उसका ही ब्यौरा है। तो बंदर जो थे, वो हमारे पूर्वज भी हैं। हुँ, 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 तो मुझे लगता है कि जो सीखना चाहिए, वो बंदरों से ही सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इतिहास रहा है, तो उसमें बंदरों ने हमें बहुत कुछ दिया है, और उन्हीं की सूझबूझ से आज हम यहाँ हैं। कहीं न कहीं हम इसीलिए तो बंदरों के वंशज कहलाना अपने आप को ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट, राइट। और इस कहानी में कौन-कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत छिपे हैं? जैसे मनाना, धोखा देना और निर्णय लेना?
हाँ, इस कहानी में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पक्ष छुपे हुए हैं। देखा जाए इसके साथ लालच भी छुपा हुआ है। हुँ, हुँ। एक देखा जाए मादा मगरमच्छ का लालच, एक देखा जाए तो मादा मगरमच्छ का असंतोष हुँ, हुँ। कि जब उसे मीठे जामुन मिल ही रहे थे, तो उसने उसमें संतोष क्यों नहीं किया? उसका इतना लालच क्यों था? कहीं न कहीं एक मगरमच्छ की कहीं न कहीं मुझे लगता है एक कमजोरी भी छिपी हुई है। अच्छा। क्या उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसमें न्याय लेने की क्षमता नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, समझाने की क्षमता नहीं थी? माना एक व्यक्ति गलती कर रहा है, तो क्या दूसरे को उसे समझाना नहीं चाहिए था? ये जो पीड़ा है, वो तो कभी-कभी मन में हमारे भी आती ही है ना, कि वक़्त पर वो सही बात क्यों नहीं बोला? हुँ, हुँ। केवल इसमें धोखा और भरोसा ही नहीं छुपा हुआ है। ल इसके साथ में इसमें लालच भी छुपा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पक्ष छुपे हुए हैं, लेकिन अगर उन सभी पक्षों को सोचा जाए कि हम असंतोष में ना रहें, हम लालच में ना रहें और हम दुविधा में ना रहें। जहाँ हमें वक़्त जैसा आता है, उसके हिसाब से हमें निर्णय लेने की क्षमता तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। कहीं न कहीं बंदर की चतुराई ने एक ये बात भी बता दी कि विपरीत परिस्थितियाँ तो आईं, हुँ, हुँ। लेकिन उसने देखी वो परिस्थिति कैसी है। उसने कितना ज़बरदस्त अपना विवेक, अपना दिमाग लगाया और उसने क्रोध को कैसे अंदर पिया होगा? आप सोचिए, उस वक़्त कितना क्रोध आया होगा? आप बिल्कुल पानी के बीच में हैं, आप दोनों मित्र जो हैं वो बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति के हैं, कि उसको तैरना नहीं आता और उसको चढ़ना नहीं आता, पेड़ पर उछल-कूद मचाना नहीं आता है। दोनों की प्रवृत्ति भी अलग है। मगरमच्छ जो है हिंसक प्रवृत्ति का है, बंदर जो है वो चंचल प्रवृत्ति का है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हैं तो इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक पक्ष छिपे हुए हैं हमारे और वो एक्चुअली बंदर और मगरमच्छ मगरमच्छ के पक्ष नहीं है नवीन जी। वो हुँ, हुँ। देखा जाए तो इन कहानियों के माध्यम से व्यक्ति के अंदर क्या-क्या बातें छिपी हुई होती हैं, हुँ। उन सब का संकेत क्या है? व्यक्ति पशु और पक्षियों को तो केवल एक माध्यम बनाया है। हुँ, हुँ, बाकी हुँ। विष्णु शर्मा का जो इशारा है, जो उनका संकेत है, वो तो मालूम है किसकी तरफ है? वो हुँ, हुँ। हमारी तरफ है, कमल, अच्छा, हमारी प्रवृत्तियों की तरफ है, हमारे गुणों और अवगुणों की तरफ है। अच्छा, जी, राइट। अच्छी तरह से आप समझाई और आगे बढ़ते हैं एक विट्टी क्वेश्चन है। अगर आप मगरमच्छ होते, तो बंदर का भरोसा जीतने के लिए आप क्या अलग करते? मैं मगरमच्छ होती तो बंदर का भरोसा जीतने के लिए मैं क्या करती? हाँ। हाँ, अगर मैं मादा मगरमच्छ होती, तो बंदर का भरोसा जीतने के लिए मैं खुद आती मगर नर मगरमच्छ के साथ वहां तक आती और बंदर को प्रणाम करती कि आपने मेरे लिए इतने सुंदर-सुंदर आपने जामुन इतने मीठे जामुन आपने भेजे हैं, लेकिन मैं उस जो भोज पे बुलाया था ना, उसने तो धोखे से मादा मगरमच्छ ने तो, लेकिन मैं खुद आमंत्रित करने आती और जो उस दिन का भोज करती, वो मगरमच्छ मादा और नर मगरमच्छ के साथ मतलब हम साथ ही करते और बंदर को भी उसमें साथ में करती। लेकिन हाँ, शायद ये धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं रखती और साथ में हम तीनों भोज करते। बल्कि नर मगरमच्छ के साथ मैं भी उस बंदर की बहुत अच्छी मित्र बन जाती और उसके साथ एक अच्छी मित्रता साबित करती। एक अच्छा। अच्छी मित्रता का प्रमाण देती कि आइए, आप भी आइए और हम दोनों भी हैं। आज एक पेड़ का पशु है और हम जल के हैं। जलचर और थलचर में मिलकर हम संवाद करते और साथ-साथ हम मीठे-मीठे जामुनों का भोज करते। हुँ, हुँ। बहुत ही क्रिएटिव आंसर दिया आपने और आगे बढ़ते हैं। ये कहानी रिस्क मैनेजमेंट और
आगे सोचने की कला मतलब फॉरवर्ड थिंकिंग स्किल कैसे सिखाती है? हाँ, कहीं न कहीं ये बात तो है कि ये कहानी ये सिखाती है कि स्कूलों में जो विद्यालय होते हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत हमारी वहीं से हो जाती है, रिस्क भी वहीं से आती है। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो वहीं से कहीं न कहीं वो अपनी जान जोखिम में डालकर ही निकलता है। सड़क पर चलना, अनजान व्यक्तियों से मिलना और कहीं न कहीं धोखा खाना, जोखिम उठाना, तो शुरुआत जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वहीं से हो जाती है। तो मैनेजमेंट की जो क्षमता है, रिस्क मैनेजमेंट की क्षमता, वो मुझे लगता है स्कूल में ही उनको वहीं से पाठशाला से जीवन की पाठशाला से में जो कठिनाई आनी है, जो जोखिम आने हैं, उनका प्रबंधन करने की क्षमता उनको जिस पाठशाला में वो अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, वहीं से आ जानी चाहिए। उनको वहीं से सीख लेना चाहिए और हुँ, हुँ। वहीं से उनके अध्यापक गण जो हैं, वो भी उनको वो सिखाएँ कि हुँ, हाँ, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। क्योंकि आज का समय और आज का संसार, आज का जगत ऐसा है जो आपको पग-पग पर आपको रिस्क भी है, लेकिन मैनेजमेंट तो आपको अपनी चतुराई से ही करना पड़ेगा कि आप कभी भी, किसी भी समय, कहीं भी किसी खतरे में पड़ सकते हैं। राइट। हुँ, जनसंख्या इतनी होती है, रास्तों पर उथल-पुथल इतनी ज़बरदस्त है और कहीं न कहीं ये तो एक केवल बाहरी जोखिम है, नवीन जी। अगर हुँ, देखा जाए तो कहीं न कहीं अपने हम आंतरिक जो हमारे हृदय के अंदर भी तो कितने अंतर्कलहों के साथ हम जी रहे हैं, वो भी तो एक अलग तरीके का जोखिम है। तो उन सभी जोखिमों से निपटने के लिए हमें एक बहुत अच्छा प्रबंधन आना चाहिए और जिसका अध्ययन घर में अगर देखा जाए तो माता-पिता का दायित्व है हुँ, और अगर विद्यालय में देखा जाए तो राइट। गुरुजनों का दायित्व है। उस प्रबंधन करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। बाकी तो एक व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो हर व्यक्ति अलग-अलग व्यक्तित्व को लेकर पैदा होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ी-सी कमी रह जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वक़्त जो है खुद ही आपको उस निर्णय लेने की, उस प्रबंधन करने की क्षमता सिखा भी देता है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा? राइट, या सही है। और वैसे अगर अगर हम सोचें तो हम किसी को धोखे से ना जीतें, हम अगर जीतें तो किसी को विश्वास से जीतें। राइट, बहुत सुंदर मैसेज है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण अर्थ भी है। इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और आखिरी मेजर क्वेश्चन ये क्या ऐसी पुरानी कहानियाँ बच्चों को एथिक्स और स्ट्रैटेजी सिखाने में मदद कर सकती है क्या? नहीं, इसमें तो मैं 100% विश्वास करती हूँ कि हाँ, ये कहानियाँ ही बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। जी, ये कहानियाँ जो हैं, नीतिगत निर्णय, हुँ, हुँ, हुँ। नीतिगत ज्ञान हुँ, क्या होता है, ये कहानियाँ ही उन्हें सिखा सकती हैं। व्यवहार कुशलता क्या होती है? ये कहानियाँ ही उन्हें सिखा सकती हैं। ये कहानियाँ उन्हें ये सिखा सकती हैं अगर मैं इस जिस कहानी के बारे में आज कह रहे हैं कि धोखे से नहीं, अपने आप को प्रमाणित करके आप हुँ, जीवन को जिए। आप राइट, केवल किसी को धोखा देकर नहीं कर सकते हैं या धोखा खाकर और धोखा देकर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत जो है आज की, वो है अपने आप को प्रमाणित करना और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है हमारे सामने। लेकिन उसके लिए हमको परमार्थ के साथ जीना होगा। हुँ, उसके लिए हमको नीतियों के साथ में जीना होगा। उसके लिए हमें नैतिकता के साथ जीना होगा। तब हम अपने आप को प्रमाणित करेंगे, तो सच में हम लोक हित में, समाज हित में और देश हित में काम कर पाएँगे। अमेज़िंग। अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो केवल हमने अपने आप को केवल एक परिवार के प्रति उत्तरदायी समझ लिया है। हुँ, केवल कि जैसे इस कहानी में भी देखा
मगरमच्छ ने केवल अपने आप को कहाँ तक सीमित रखा? अपनी पत्नी तक कि उसने की पत्नी ने कहा और वो चल दिया। केवल उसने परिवार को प्राथमिकता दी। आपने कहीं ये देखा कि उसने मित्र को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? मित्रता को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? तो हम भी कभी-कभी ऐसा भी सोचें ना कि परिवार ठीक है, हमारी ज़रूरत है, हमारी प्राथमिकता है, लेकिन परिवार से पहले समाज और देश जो है वो हमारी प्राथमिकता है। ये नहीं कि अगर परिवार हमारा अगर हमें दिशाहीन कर रहा है, तो हम उस दिशाहीन होकर चल दिए, ना। हमें अपने विवेक का ध्यान रखना है। अगर मगरमच्छ आज शायद अपने विवेक का ध्यान रखता, तो आज इतिहास में जिसे कहते हैं ना हँसी का पात्र नहीं बनता। आज देखा हुँ, जाए तो मगरमच्छ जो है कितनियों से हँसी का पात्र बन गया ना, और बंदर जो है वो अपनी चतुराई के लिए जाना जाता है, लेकिन मगरमच्छ जो है आज भी अपने धोखे के लिए ही जाना जाता है। हुँ, 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 हुँ। राइट, सही है। तो हमें हमें हुँ, अपनी हाँ, बिल्कुल कि परिवार से पहले हम जो सोच हुँ, तो वो हम देश की सोचें, समाज की सोचें, और इतने सुंदर जो गुण हमारे समाज में हैं, जैसे विश्वास है, मित्रता है, सौंदर्य है, चातुर्य है, दक्षता है, कुशलता है, ये इतने सुंदर-सुंदर शब्द हैं, तो इनकी हमें गरिमा को बनाए रखना चाहिए। बल्कि जिसे कहेंगे ना धोखा, ये शब्द तो बहुत छोटा है, और बड़ा दुःख है कि मगरमच्छ के साथ ये शब्द सदियों से जुड़ गया और सदियों तक जुड़ा रहेगा। तो कहीं न कहीं उसके अविवेकपूर्ण निर्णय से और बंदर के विवेकपूर्ण निर्णय से उसकी चतुराई, उसकी कुशलता, उसकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, जो इसने एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं, हुँ, हुँ। तो बंदर के साथ वो जुड़ गए और मगरमच्छ ये के साथ वो जुड़ गए। अब आपको उसी के साथ जीना पड़ेगा, इसलिए आपको अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाना है कि आपको जब भी पीढ़ियाँ याद करें, तो वो आपको आपकी अच्छाई के लिए, आपको आपके गुणों के लिए याद करें, ना कि आपको आपके अवगुणों के लिए कोई सोचकर और अपनी भ्रक्टियाँ ताने या अपना मुँह बनाए, तो वो तो कदापि उचित नहीं है। राइट, जी। गॉट इट। और अब तक तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अद्भुत बातचीत हुई है और एपिसोड में थोड़ा और मसाला ऐड करेंगे करने का समय आ गया है। मैं रैपिड फायर राउंड खोलता हूँ यही टॉपिक पे और पहला सवाल है कि बंदर या मगरमच्छ आप कौन बनाना चाहेंगे आप? मैं? मैं हाँ। बिल्कुल बंदर बनना चाहूँगी, और मैं बंदर बनना नहीं चाहूँगी, मेरे पूर्वज ही बंदर हैं, मैं तो उनकी ओके। वंशज हूँ, तो मुझे बनने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ही बंदर। ठीक है, दूसरा सवाल, बंदर की सबसे बड़ी ताकत एक शब्द में? उसकी चंचल प्रवृत्ति, और जहाँ ओके, चंचलता होती है, तो वहाँ दिमाग भी चंचल प्रवृत्ति की वजह से बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। राइट। मगरमच्छी की सबसे बड़ी गलती एक लाइन में? उसको अपनी पत्नी को समझाना नहीं आया, हुँ, वो दुविधा में रहा। हुँ, तो ये हुँ, हुँ। समझाने वाली प्रवृत्ति जो है, वो भी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम अपने मन को भी समझाएँ, और जहाँ गलती हो तो वहाँ दूसरों को भी समझाएँ। और दूसरा सवाल, कौन-सा फल खाने के लिए आप जान जोखिम में डालेंगे आप? देखिए, सफलता के लिए जान जोखिम में डाली जा सकती है, लेकिन वो सफलता ही क्या, जिसमें अगर जान ही चली गई, तो फिर फल क्या हाथ में आएगा? सही कहा आपने। पंचतंत्र या गेम ऑफ थ्रोन्स बेहतर स्ट्रैटेजी कहाँ है? पंचतंत्र को बच्चा-बच्चा जानता है, और पंचतंत्र का 50 भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। वाव! पंचतंत्र को कभी भूला नहीं जा सकता, कभी भुलाया नहीं जा सकता। हुँ, राइट, इसलिए पंचतंत्र पंचतंत्र की बराबरी नहीं हो सकती। अच्छा। और आखिरी सवाल, अगर बंदर किताब लिखता तो उसका नाम क्या होता? बंदर अगर किताब लिखता है, तो कौन-सी किताब लिखता? हाँ। बंदर की किताब का नाम होता, मुझे लगता है, दुर्जन से दूर भले। इंटरेस्टिंग और बहुत जो व्यक्ति ही नहीं है,
उससे मुझे लगता है कि दूर ही रहना चाहिए। तो बंदर अगर कोई किताब लिखता है तो उसका किताब का शीर्षक होता दुर्जन से दूर भले, रिटन बाय बंदर। नाइस, नाइस। और या ये रैपिड फायर राउंड भी अच्छा लगा और संध्या जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम बहुत सारा कहानी इस सीरीज़ में ऑडियंस को सुनाएँगे और कहानी का भला जो भी है, जो विज़डम है वो भी डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ क्यूरेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका कीमती समय मेरे साथ बीतने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वन्स अगेन। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि हाँ, इन कहानियों की आज भी विवेचना भी हो सकती है और विश्लेषण भी हो सकता है और ये विवेचना और विश्लेषण करने के लिए जो हम एकमत हुए हैं और एक साथ बैठे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड पंचतंत्र सीरीज में पहला एपिसोड बंदर और मगरमच्छ का स्टोरी और हम बहुत सारा कहानी आपको प्रस्तुत करते हैं फ्यूचर में। तो आखिरी के बात से पहले आपसे विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों यानी आपके दोस्तों हों या कलीग्स हों या फैमिली मेंबर्स हो, उसके साथ भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो थैंक यू सो मच इन एडवांस और आज हम सामान्य ज्ञान सुनते हैं और आज का सामान्य ज्ञान पंचतंत्र के बारे में है। तो पहला सवाल है कि पंचतंत्र कितने साल पुराना है? आप सोच लीजिए अगर आंसर कर सके तो आंसर कीजिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ। द आंसर इज़ लगभग 2000 साल पुराना है। दूसरा सवाल है कि पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अब 5 सेकंड सोचिए। ओके, 5, 4, 3, 2, 1 मैं आंसर बोलता हूँ, संस्कृत भाषा। और थर्ड सवाल है कि तीसरी सवाल, पंचतंत्र में कितनी मुख्य किताबें हैं? 5, 4, 3, 2, 1 ओके, आंसर इज़ 5 मुख्य किताबें। और चौथा यानी फोर्थ सवाल, किन देशों में पंचतंत्र की कहानियों को अपने साहित्य में अपनाया? सोच लीजिए आप और आंसर इज़ फारसी, अरबी और यूरोपीय साहित्य। ओके और आखिरी फैक्ट, आखिरी क्वेश्चन है, पंचतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है, मैं रिवील करता हूँ आंसर, 5 सिद्धांत या 5 ग्रंथ। सो यही आज का ट्रिविया और आपको भी पंचतंत्र के बारे में अगर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे तो। नहीं तो आप पंचतंत्र सीरीज में कौन-सा फ़ेवरेट कहानी है, उसके बारे में बता दीजिए। हम उसका आगे एपिसोड्स में संध्या जी के साथ करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त करता है आज का एपिसोड। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहें तो ज़रूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgbhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे टॉपिक और दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।